हम लोगों ने थर्ड पेपर के इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस, चैलेंजेस और रिफॉर्म के अंतर्गत पिछली वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा की थी। उसमें हमने ये देखा कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उसके बाद एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़े चेंजेस आए। चेंजेस को मैं अगर दो तीन बिंदुओं में बताऊं तो पहली चीज तो ये कि जो फूड बास्केट था या फूड कंजम्पशन बास्केट था उसमें चेंज आया। तो उस चेंज के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो हमारे फार्मर्स थे उनका जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का, उसका जो तरीका था और जो चीज वो प्रोड्यूस करते थे उसमें भी बदलाव आया। पहले वो सीरियल्स ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, अनाज ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। अब उनको जो है ज्यादा इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने फूड के अंतर्गत उन्होंने वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स और हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनके उत्पादन भी बढ़ा दिया। इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर भी पड़ा, निर्यात पर भी पड़ा। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंतर्गत कुछ नए नए तरीके विकसित हुए, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे, फूड इंडस्ट्रीज, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वो भारत में आए, कुछ विदेशी, कुछ देसी। तो इन सब के कारण बहुत चेंजेस आए एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एक बड़ा बदलाव आया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को उत्पादन और उस उत्पादन की कीमत जो है वो उनको ज्यादा मिलने लगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है चेंज होकर के हो गया फार्म टू फॉर्क, यानी कि फार्म में उत्पादन होगा और वो फॉर्क तक पहुंचेगा, यानी भोजन की थाली तक पहुंचेगा। तो ये सब जो तरीकों में बदलाव आया, इन तरीकों के बदलाव के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के अलावा आप जो है उसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और जब आप ये सब करेंगे तो स्वाभाविक है मेरे लिए भी ये मोटिवेशनल होगा। तो आइए सीधा हम लोग चलते हैं आज सबसे पहले कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट अलग अलग तरीकों से पड़ा। ऐसा नहीं है कि किसानों को इससे लाभ ही लाभ हुए। बहुत से फार्मर्स थे, बहुत से छोटे फार्मर्स थे जिनको इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। बहुत से फार्मर्स थे जिनको इसका फायदा भी हुआ, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस आ रहे थे, सरकार की नीतियों में बदलाव आ रहा था, सरकार के जो कार्यक्रम थे किसानों के लिए और जो उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई, उसके कारण बहुत सी चुनौतियां इस सेक्टर में आई। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित कर रही थी। तो इन चुनौतियों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इश्यूज रिलेटेड टू द सब्सिडीज, यानी सब्सिडी से रिलेटेड जो कुछ इश्यूज थे वो क्या क्या थे। तो मैंने दो तीन बिंदु यहाँ पर बताए हैं आपको। सब्सिडाइज्ड यूरिया से रिलेटेड जो सब्सिडी था उसको लेकर के कुछ चैलेंज आया। पावर सब्सिडी से रिलेटेड कुछ चैलेंज आया। क्रेडिट सब्सिडी से रिलेटेड कुछ चैलेंज आया, और आउटपुट सब्सिडी से रिलेटेड कुछ चैलेंज आया। अब देखिए ये सब सब्सिडी से रिलेटेड। अब सब्सिडी का अलग टॉपिक है जो हमारे किसी वीडियो में हमने डिटेल में आपको बताया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और विस्तृत रूप से वहां पर हमने फार्म सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर सब्सिडी से रिलेटेड क्या चेंजेस आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए सब्सिडी तो जरूरी था देना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का ये एक इनपुट है जिससे कि कीमतों को, कृषि उत्पादों की कीमतों को कम रखा जा सकता है। लेकिन जब यूरिया के माध्यम से सब्सिडी सरकार देने लगी या इसमें बढ़ोतरी किया, तो हुआ ये कि यूरिया का अधिक से अधिक उपयोग होने लगा। अब यूरिया के अधिक उपयोग करने से, और यूरिया क्या है, एक केमिकल फर्टिलाइजर है, तो पहली चीज तो ये कि यूरिया में अधिक से अधिक सब्सिडी देने के कारण भारत सरकार के बजट पर, भारत सरकार के खर्चे पर जो है ये एक भार बना। और दूसरा, जब किसानों ने यूरिया का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया, तो इसका प्रभाव जो है ये मिट्टी पर भी पड़ा, यानी सॉइल, जिन खेतों में वो खेती करते थे
उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। और इससे फर्क ये पड़ा कि जो मिट्टी थी, जब 3 साल 4 साल 5 साल तक लगातार बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया गया, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उत्पादन जहां शुरुआती तौर पर बहुत तेजी से बढ़ा, जब सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उत्पादन घटने भी लगा। अब ये एक नई समस्या हो गई, और इस समस्या के पीछे कारण सब्सिडाइज्ड यूरिया था। देखिए, फायदा शुरू में हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो लाभ हानि में परिवर्तित होने लगा। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का किसान जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि उन्हें सस्ते दरों पर वो उपलब्ध था। तो किसानों ने सोचा कि ज्यादा यूरिया का उपयोग करो, ज्यादा उत्पादन करो, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जो हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर था वो चेंज होने लगा, उसमें केमिकल अधिक मात्रा में पहुंचने के कारण उनकी उत्पादकता में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई। ये एक चैलेंज हो गया, और इस चैलेंज के पीछे का कारण कहां जाना पड़ेगा? 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जो कोशिश की, और दूसरा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए या इनपुट कॉस्ट को कम रखने के लिए जो उन्होंने कोशिश की, उसका एक हिस्सा था यूरिया में सब्सिडी। दूसरा, पावर सब्सिडी। पावर सब्सिडी का मतलब क्या हुआ कि किसानों को बहुत सस्ते दरों पर पंप सेट उपलब्ध कराया जाता था, या उनको सिंचाई के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती थी। अब इसके कारण क्या हुआ कि जब पंप सेट या बोरिंग सेट किसानों को उपलब्ध कराया जाने लगा, तो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बोरिंग की जाने लगी, खासकर वो एरिया जहां पर गेहूं व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता था। तो ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पंप सेट लगाए जाने लगे, बोरिंग की जाने लगी। परिणाम क्या हुआ? जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर था, उसका जो टेबल है वो नीचे जाने लगा। अंडरग्राउंड वाटर की गंभीर संकट शुरू हो गया, क्योंकि पानी की गंभीर समस्या शुरू हो गई, और इसके कारण हमारा जो वाटर टेबल जमीन के नीचे था उसमें गड़बड़ी शुरू हो गई। यानी कि फिर एक नई समस्या, पहले यूरिया की सब्सिडी के कारण, दूसरा पावर सब्सिडी के कारण। फायदा हुआ, नो डाउट, एडवांटेज मिला, सिंचाई की अच्छी सुविधा मिलने से गेहूं का उत्पादन बढ़ा, दूसरे जो क्रॉप खासकर चावल का उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन से अगर आप लगाकर देखेंगे तो मोस्टली इसका इम्पैक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा, जिसमें गेहूं के उत्पादन में कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई। तो अब इसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट जो है इस समय दिखाई पड़ने लगा 90-91 के दशक में, जिसमें पावर सब्सिडी के कारण भी निगेटिव इम्पैक्ट दिखा, यूरिया सब्सिडी का भी निगेटिव इम्पैक्ट दिखा, क्रेडिट सब्सिडी और लोन वेवर का भी निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। कैसे? तो देखिए, पहले तो क्रेडिट सब्सिडी दी सरकार ने कि भाई आप बैंक से कर्ज ले लीजिए, आपको बहुत 0% ब्याज पे कर्ज मिलेगा, बहुत कम ब्याज पे कर्ज मिलेगा, जो कर्ज पे इंटरेस्ट होगा वो सरकार देगी। अब ये सब जब सरकार ने पॉलिसीज बनाई, तो गवर्नमेंट ने इतना लंबे समय तक ये नहीं सोचा कि ये जब बैंकों पर बहुत ज्यादा भार आएगा, बैंकों पर जब बहुत ज्यादा कर्ज बांट देंगे और उसका रिटर्न नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली होगा ये कि बैंकों का एनपीए कई गुना बढ़ जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा, और जो बैंक मजबूत स्थिति में भी हैं वो भी बुरी हालत में चले जाएंगे, खराब स्थिति। तो इन क्रेडिट सब्सिडी और लोन वेवर्स के कारण जो बैंक थोड़े बहुत लाभ में भी थे, वो धीरे धीरे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जो बैंक की शाखाएं थी, उनकी एनपीए कई गुना ज्यादा बढ़ गए। और इसके कारण से हुआ ये कि उनके एनपीए के बढ़ने के कारण किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में बाद में कमी करनी पड़ी। तो ये भी आप जानते हैं 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में ये भी एक फैक्टर था कि सरकार को डेफिसिट, यानी कि जो सरकार का जो घाटा था, जो वित्तीय घाटा था, फाइनेंशियल डेफिसिट था, उसको कम करना था। तो कम कैसे करते? तो कम करने के लिए उनके पास दो तरीके थे। पहली चीज तो ये थी कि जो सरकारी क्षेत्र में जो खर्चे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको कम करना, और दूसरा ये जो सब्सिडी सेक्टर में खर्च होता है उसको कम करना। तो ये सब परिस्थितियां पैदा होगी, जो चैलेंज बन गया कि अब सब्सिडी को कम करेंगे
तो उसका उत्पादन पे असर आएगा, सब्सिडी को बढ़ाएंगे तो बजट घाटा बढ़ जाएगा। तो इन चैलेंजेस को सरकार को फेस करना पड़ा जब ये सब चेंजेस हम कर रहे हैं, यानी एलपीजी पॉलिसी जब इंप्लीमेंट हो रही है, लागू हो रही है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। और आगे देखते हैं। अब देखिए सरकार के सामने एक और चुनौती हमेशा रहती है, अभी भी है। गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी वस्तु की कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लग जाए। तो क्या करती है वो? कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और खासकर जो कृषि उत्पाद होते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, उनकी कीमतों को तो बिल्कुल कम ही रखने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेगी, चावल की कीमत बढ़ेगी, गेहूं की कीमत बढ़ेगी, आटे की कीमत बढ़ेगी, दालों की कीमतें अगर बहुत बढ़ेगी, तो ये जो है प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये बेसिक प्रोडक्ट हैं जिनका प्रभाव पूरी इकोनॉमी पे पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी ये परचेज करते हैं। तो अगर इनकी कीमत बढ़ेगी तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उस गरीब जनता पर पड़ेगा जो हमारे देश में 80 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास है। तो इसीलिए, और ये एक चुनावी मुद्दा भी बन जाता है, महंगाई है ना, महंगाई जो होता है वो चुनावी मुद्दा भी बन जाता है। तो सरकार क्या करती है कि कीमतों को कम रखने का प्रयास करती है। अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि सरकार को कई मैंडेट्स का सामना करना पड़ता है, मजबूरियों को का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरफ सरकार की मजबूरी ये है कि उन्हें किसानों की आय को बढ़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ मजबूरी ये है कि जो कीमतें हैं, कृषि उत्पादों की जो कीमतें हैं, चावल के, गेहूं की, दालों की, तेलों की कीमतों को उन्हें कम भी रखना है। तो ये दोनों चीजों के बीच संतुलन बनाना, ये अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है सरकार के लिए। तो इसके लिए अब कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जब वो देखती है कि भाई कालाबाजारी हो रही है, लोग जो है, जो व्यापारी लोग हैं, वो कीमतों को बढ़ाने के लिए अपने गोडाउन्स में जो अनाजों को स्टोर करके रख रहे हैं और उसे मार्केट में जाने नहीं दे रहे, तो सरकार ये एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करती है, जिसको बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ECA 1955, 1955 का ये एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कि आप किसी भी वस्तु को जो कि जरूरी चीजें हैं, भोजन से संबंधित हैं, लोगों के जीवन से संबंधित हैं, उनको बेतहाशा जमा करके नहीं रख सकते, और सरकार इस एक्ट के तहत चाहे तो कार्रवाई भी कर सकती है। अब इससे ये होता है कि किसानों को समस्या ये आती है कि अगर कमोडिटी को जमा करके नहीं रख सकता कोई, तो अगर किसानों ने अगर कोई प्रोडक्ट को अपने पास अगर बहुत सारा इकट्ठा करके रखा है, तो वो ऐसा करने के लिए वो अलाउड नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर वो जमा करके रखेंगे या कोई भी व्यापारी अगर इसे जमा करके रखेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती। तो किसान भी सोचते हैं कि भाई अपना प्रोडक्ट बेच दो, चाहे जिस भी कीमत मिल जाए। तो किसानों की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है जितना एक्सपेक्टेड होता है। तो इसीलिए ये जो एक चैलेंज बन जाता है सरकार के लिए भी, और इसका इंपैक्ट किसानों पर भी पड़ जाता है। एक और चीज देखिए आप, अब होता यह है कि किसान उत्पादन तो करते हैं, काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, गेहूं का, चावल का, दालों का, तेल का, ऑयल सीड्स का, और भी तमाम फसलों का। लेकिन जब उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। दिस इज ऑल्सो बिकम ए चैलेंज। क्या बन जाता है? लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू गो फॉर डिस्ट्रेस सेल। क्या होता है? जब किसानों को सामान का उत्पादन किया और उनके पास रखने की जगह नहीं है, गोडाउन्स में रखने की जगह नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी बहुत कम है, सरकार के पास भी स्टोरेज नहीं है, तो क्या होता है? कैसे भी करके बेचो, जो व्यापारी जिस कीमत पर खरीदना चाह रहे हैं उसी कीमत पे बेच दो। तो ये भी एक समस्या आती है। वैसे इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार एक आउटपुट सब्सिडी का भी इंतजाम करती है,
कि भाई आप अपनी जो है बहुत कम कीमत पर आपको बेचना नहीं पड़े, इसके लिए आपके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान उन सरकारी मंडियों तक चीजों को ले ही नहीं जा पाते, और जो नजदीक में जो व्यापारी उनसे सामान को खरीदते हैं वो उस कीमत पर ही सामान को बेच देते हैं, जिससे कि उन्हें ट्रांजैक्शन कॉस्ट से बचत हो जाए, या कोई अगर इस बीच कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए या बारिश हो जाए तो उनकी फसल खराब ना हो। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारी जो मार्केटिंग पॉलिसीज हैं हमारी वो त्रुटिपूर्ण है। फ्लाउड मार्केटिंग पॉलिसी है हमारी, फ्लाउड एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी। तो ये भी किसानों के लिए क्या हो जाता है, अपने आप में एक समस्या हो जाती है, चैलेंज बन जाता है। तो इसी में एक और चीज है, एक संस्था है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन। अब ये क्या करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन, ये किसानों से जो है ये इन्होंने अपनी मंडियां बना रखी है, सरकार के माध्यम से इन्होंने जगह जगह मंडियां बना रखी है, और किसानों को ये बोलते हैं कि भाई सरकार के माध्यम से हमने ये जो मंडियां बनाई हैं वहां पर आप जो है अपने कृषि उत्पाद को बेचिए और हम इसे खरीद लेते हैं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण से भी होता ये है, अब ये तो किसानों के घर के आसपास ही बनाया जाता है जो बहुत दूर नहीं हो, तो परिणाम तो ये होता है कि जो कीमत उनको उस मंडी से मिलती है वो उसी पे बेच देते हैं, और इसके कारण से जो वो उम्मीद करते हैं उसको कीमत को ज्यादा से ज्यादा पाने की, वो उनको नहीं मिल पाती है। तो ये जो पॉलिसीज है सरकार की, वो भी मार्केटिंग पॉलिसी वो भी फ्लाउड है, यानी कि त्रुटिपूर्ण है, ये भी एक गड़बड़ी है। और क्या चीज है, अब देखिए एक नया सेक्टर बना है, ई नाम बोलते हैं इसको, है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, ई नाम बोलते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब इसमें ट्रेडिंग कौन करेंगे, तो देखिए किसान भी रजिस्टर्ड होंगे और जो व्यापारी हैं ट्रेडर्स होंगे वो पूरे देश में रजिस्टर्ड होंगे, अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। किसान बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और व्यापारी कहेंगे कि ठीक है आपके पास ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हम इसे खरीद लेंगे। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी देश के किसी भी कोने का कोई भी किसान इस पर रजिस्टर होके अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इसमें जो बेचने वाले और खरीदने वाले हैं उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं होती है। दूसरी बात, जो टाइम कॉस्ट ट्रांजैक्शन है, यानी कि टाइम कॉस्ट ट्रांजैक्शन मतलब जब किसान बेचना चाहते हैं तब वो चीज नहीं बिक रही है, और जब नहीं बेचना चाहते तब उसके खरीदार मिल रहे हैं। तो टाइम कॉस्ट यानी कि समय पर चीजें नहीं हो पाती हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का खरीदार है और बिहार के किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो जिस समय पर वो बेचना चाहते हैं उस समय पर वो सामान नहीं बिक पा रहा है, लेकिन जब उनके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तब वो खरीदार मिल रहे हैं। तो टाइम कॉस्ट ट्रांजैक्शन की समस्या आती है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, सामान को लाने ले जाने की समस्या जो है इसमें बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज इसमें आता है, इसमें क्वालिटी असेसमेंट का कोई तरीका नहीं है कि किस गुणवत्ता का सामान है, आपको ये पता नहीं चल पाता ना। क्योंकि गुणवत्ता क्या है, अब गेहूं की कई वेराइटीज हैं, उस वैरायटी में भी वो किस तरह का गेहूं है, अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा डाउन क्वालिटी का है, या और तीसरे स्तर का है, तो इसको किस मापदंड से मेजर करेंगे, उसका मेजरमेंट का मेजर क्या होगा, इसके बारे में भी कोई प्रमाणिक तरीका नहीं है। धीरे धीरे इसको विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक चैलेंज है कि कैसे इन सारी कमियों को दूर किया जा सके जिससे किसानों को लाभ मिले। लेकिन ये सारे जो चेंजेस आप यहाँ देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है, चाहे वो सब्सिडाइज यूरिया की हो, चाहे पावर सब्सिडी की हो, या क्रेडिट सब्सिडी की हो, या आउटपुट सब्सिडी की बात हो, या फिर जो है कंज्यूमर पॉलिसीज को लेकर के सरकार ने कोई चेंजेस किए हों, स्टोरेज फैसिलिटी की बात हो, ये सब सरकार
अपनी पॉलिसीज के तहत कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वही चैलेंजेस बन जाती। सरकार ने कोशिश की, इनाम बनाया, लेकिन कमियां हैं। इसी तरह से मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हमारे देश में क्या है, लगभग 85%, ऑलमोस्ट 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, who have not more than 2 hectares land। इनको या तो स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, स्मॉल और द मार्जिनल फार्मर्स। अब ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, तो ये जो बहुत सारे चेंजेस कल आपको मैंने बताए थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला चेंज बताया था, इसके अलावा किसानों को सब्सिडी देने की बात बताई थी, इसके अलावा और भी आपको जो है आउटपुट सब्सिडी देने की बात बताई थी, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो सब बातें जो बताई थी, उसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो किसान नहीं उठा पाते हैं। कौन? जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि छोटे किसान हैं, है ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत स्लो हो जाता है। तो स्लो ग्रोथ रेट को बढ़ाना, दिस इज ऑल्सो द चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। अब अगर आप भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो इंडिया में जो ग्रोथ रेट रहा है एग्रीकल्चर का वो 3 से 4% के आसपास है, जबकि जीडीपी का ग्रोथ रेट देखेंगे तो लगभग 6 से 7% के आसपास का है। यानी कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली कम रहा है। तो इकोनॉमी का जो हमारे यहाँ का आधार है, एम्प्लॉयमेंट का आधार है, और जो हमारे जो न्यूट्रिशन का आधार है, उसका ग्रोथ रेट इतना धीमा होना ये भी एक चैलेंज बन जाता है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शंस भी किए, बहुत सारे कदम उठाए, स्टेप्स लिए। तो कुछ कदम स्टेप्स जो सरकार ने उठाए पिछले कुछ सालों में, खासकर 1990 के बाद, 1991 के बाद, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, इसमें एक तो पहला तो यही चीज है कि सब्सिडाइजिंग इनपुट कॉस्ट्स, मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम करने के लिए सरकार ने सब्सिडी की व्यवस्था की। तो ये तो है ही, शुरू से है ये। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उससे पहले ही भी किया जाता था। बस अंतर इतना आया कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद इस जो सब्सिडी का जो तरीका था उसमें थोड़े से बदलाव लाए गए। कुछ क्षेत्रों में जैसे यूरिया की सब्सिडी थी, तो सरकार ने ये बदलाव लाया कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो यूरिया का उत्पादन करते हैं उनको सब्सिडी देने के बजाय ये कोशिश की गई कि जो फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से उनको पहुंचाया जाए, लाभ उनको उनके खाते में पहुंचाया जाए। तो ये सब थोड़े थोड़े चेंजेस आए, लेकिन सब्सिडी को खत्म नहीं किया गया। तो सब्सिडाइजिंग इनपुट कॉस्ट हुआ, एक तो ये चेंज आया। दूसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो पहले से ही चला आ रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960 के डिकेड में शुरू किया गया था, तो वो चल ही रहा था। तो उसके माध्यम से जो है गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि किसानों को अच्छे किस्म के बीज मिले, अच्छे किस्म के उनको फर्टिलाइजर मिले, अच्छे उनको जो है मैकेनिकल सिस्टम मिले, इरिगेशन वगैरह का टेक्नोलॉजी मिले। तो उसके कारण उत्पादन बढ़ा। तो इसकी जो प्रोसेस थी ये कंटिन्यू जारी रही। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद भी ये चलता रहा, लेकिन इसमें एक चेंज आया वर्ष 2000 में जाके। ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी हम एक टॉपिक में आपको कराएंगे। वो है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में तो बहुत पढ़ा आपने, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी ध्यान देने की जरूरत है। ईयर 2000 में खासकर कॉटन के प्रोडक्शन में ये सबसे पहले ये कोशिश की गई कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, और कॉटन जो है ये जो बहुत सारे जो उस पे कीड़े जो आते हैं, पेस्ट जो होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें चेंज लाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। तो हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक दूसरा स्वरूप आ गया जिसको सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर उतना विस्तृत रूप से तो नहीं, लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने ईयर 2000 और उसके बाद दूसरे क्रॉप में और एग्रीकल्चर सेक्टर के दूसरे क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या किया, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग शुरू हो गया कि भाई अच्छे किस्म के बीज, ऐसे बीज का इस्तेमाल करो जो पेस्ट जो है, जो कीड़े हैं या जो अधिक उत्पादन दे सकें, या
या जिन पर कीड़ों का प्रभाव कम से कम हो, तो ये सब चेंजेस आए। मिट्टी का यानी सॉइल की टेस्टिंग शुरू हो गई, जो मिट्टी है उसका परीक्षण समय समय पर होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टोरेज फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज फैसिलिटी, उसको इंप्रूव किया गया। इरिगेशन के पहले जहां फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में इरिगेशन के लिए जो है नहरों का इस्तेमाल, पंप सेट का उपयोग, ये सब शुरू किया गया। अब कहा गया भाई पानी को बचाना है, क्योंकि पानी जो है हमारे पास सीमित है, तो उन्होंने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया, स्पार्कलिंग इरिगेशन का उपयोग किया, और इसी तरह से इरिगेशन की प्रोसेस में भी चेंजेस लाए। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी बहुत बड़ा चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया, और ये भी गवर्नमेंट ने इस पर पूरा ध्यान दिया। फिर एक तीसरी चीज आई, स्टेबलाइजिंग आउटपुट प्राइसेस थ्रू प्रोक्योरमेंट। अब किसानों की समस्या क्या होती थी कि वो जब उत्पादन ज्यादा हो जाता था तो उनको कीमत ही नहीं मिल पाती थी, उनको जो है बहुत कम कीमत पर अपनी चीजों को बेचना पड़ता था। अभी भी होता है, जब टमाटर का उत्पादन ज्यादा हो जाता है, प्याज का उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो आपने देखा होगा सड़कों में फेंक देते किसान, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये जो समस्याएं थी, ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। किसानों को उत्पादन के लिए मोटिवेट किया जाता था, और जब वो उत्पादन करते थे तो खरीदा नहीं जाता था। तो सरकार ने इसकी कोशिश की कि आउटपुट सब्सिडी और प्रोक्योरमेंट। तो आउटपुट सब्सिडी तो आप जानते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो लगभग 24 क्रॉप ऐसे थे जिनका तय कर दिया कि भाई आप जितना भी उत्पादन करेंगे करिए, हम कम से कम इतनी कीमत पर आपसे चीजों को ले लेंगे, खरीद लेंगे। फिर सरकार ने को लगा कि ठीक है, हमने ये तय तो कर दिया, लेकिन जब आप उत्पादित कर लेंगे और उस समय जब आप हमारे पास मंडी में लाएंगे, तो हो सकता है कि हम उससे थोड़ा ज्यादा देके ही आपसे खरीदेंगे। तो वो जो कीमत वास्तविक तौर पर किसानों को दे करके खरीदा जाता है, जो एमएसपी या एमएसपी से ज्यादा होता है, एमएसपी से कम नहीं होगा, एमएसपी से ज्यादा होता है या एमएसपी पे होता है, वही हो जाता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस के माध्यम से किसानों की आय को, इनकम को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया। और क्या काम किया गया सरकार ने, देखिए, ऑगमेंटिंग नॉन क्रॉप रिलेटेड एग्रीकल्चर इनकम। अब सरकार ने देखा कि किसानों के पास जमीन तो है, लेकिन वो जमीन उपजाऊ नहीं है। उस जमीन में गेहूं की खेती नहीं हो सकती, चावल की खेती नहीं हो सकती, सब्जियों की खेती नहीं हो सकती, पानी की सुविधा भी वहां नहीं है। पानी अगर अंडरग्राउंड वाटर है तो बहुत जो है हजारों फीट नीचे है, नहर या तालाब उसके आसपास नहीं। अब क्या करें, लेकिन इनकम बढ़ाना है किसानों को। तो देखिए नई तरीके आए इसमें एक तरीका आया जिसको आप कुसुम नाम से जानते हैं। कुसुम मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अब इसमें क्या होता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसानों को बोला गया कि भाई देखिए, आप बिजली तो खर्च करते ही हैं, अब बिजली खर्च करते हैं, इसके लिए जो है आपको भुगतान भी करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि जो बिजली खपत होती है, अगर सरकार सब्सिडी देती तो सरकार को भुगतान करना पड़ता है। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट या तो किसानों पर आता है या फिर सरकार पर आता है। तो इसका एक तरीका निकाला, ऐसी जमीन जहां पर उत्पादन कम होता है या ऐसा एरिया, ऐसे क्षेत्र जहां पर खेती की संभावना कम होती है, तो किसानों को ट्रेनिंग दी गई। कहा गया कि आप यहां पर जो है सोलर सेल का इस्तेमाल करिए, आप जो है सोलर बैटरी का इस्तेमाल करिए, सोलर जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल कीजिए, और वहां पर सरकार आपको सब्सिडाइज रेट पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट देगी कि आप वहां से सोलर इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं, सौर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस सोलर एनर्जी का उपयोग आप अपने लिए भी कीजिए, अपने घरों में, अपनी खेती के लिए, और अगर एक्सेस है तो आप हमें बेच दीजिए। अब देखिए क्या फायदा हुआ, इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि किसानों को बिजली के लिए खर्च करने की जो राशि होती थी वो बची। दूसरा फायदा ये हुआ, अगर वो उनकी जरूरत से बिजली ज्यादा हो गई तो उसे वो सरकार को बेच सकते हैं, सरकार की जो संस्थाएं उसे खरीद लेगी, तो उससे भी किसानों की इनकम बढ़ी। तो इससे भी एक बड़ा फायदा किसानों को मिला। तो ये एक नई चीज जो है यहाँ पर आई। और ये जो प्लान था सरकार का, कुसुम का, ये बेसिकली एक कमिटी थी जिनका नाम था अशोक दावाई कमेटी।
तो उन्होंने किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने की एक योजना प्रस्तुत की थी। द प्लान गिवन बाय अशोक दवाई कमिटी टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स अप टू 2020। इसी योजना के तहत ये कुसुम योजना को रखा गया था और उसके तहत किसानों को ये कहा गया कि इस तरह से, अब किसान स्वयं तो इसे कर नहीं सकते थे तो उनको इसके लिए सपोर्ट किया गया, इस तरह की सुविधाएं या टेक्नोलॉजी दी गई जिससे कि वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इससे एक तरफ जहां पर्यावरण की भी सुरक्षा हो गई, दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ी। तो कई जगहों पर इसका भी इस्तेमाल किया गया। तीसरी जो चीज बहुत जरूरी हो गई थी वो ये कि हमारे देश में चाहे कितना भी हम व्यवस्था कर लें, लीकेज बहुत ज्यादा है। लीकेज मतलब क्या हुआ कि सरकार ने अगर किसानों को सब्सिडी दी, डायरेक्ट सब्सिडी दी, अब डायरेक्ट सब्सिडी या पंप सेट के लिए दिया या खाद फर्टिलाइजर के लिए दिया या बीज के लिए दिया या किसी भी चीज के लिए सब्सिडी दी। अब होता क्या है, बीच में बहुत सारे चैनल जो है उसमें रहते हैं, वो केंद्र से राज्य के पास आएगा, राज्य से जिलों में जाएगा, जिलों से जो है ब्लॉक तहसील में जाएगा, ब्लॉक तहसील से वो पंचायत में जाएगा। इस प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि जितना फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिए, जो उनके अकाउंट में खाते में जितना पैसा होना चाहिए वो वास्तव में पहुंच ही नहीं पाता है। तो क्या करना होगा, तो इसके लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश की सरकार ने। उसको कहा कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण करेंगे। कैसे, तो इसके लिए उन्होंने कुछ योजनाएं भी बनाई और एक कोशिश ये की कि एक तरीका निकाला जाए, जैम, जिसको हम बोलते हैं जैम। जैम मतलब जे मतलब जनधन, ए मतलब आधार और एम मतलब मोबाइल। इन तीन चीजों का इस्तेमाल किया। जनधन खाता, आधार उनका होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, जिससे कि जब भी पैसा केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा रिलीज किया जाए तो वो पैसा किसानों तक वास्तविक तौर पर पहुंच सके और बीच में जो लिवरेजेस कहते हैं या लीकेजेस कहते हैं उसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो जो है कम से कम हो या नहीं के बराबर हो। तो इससे भी काफी फायदा हुआ, किसानों की आय को बढ़ाने में इसका भी फायदा मिला और सरकार ने इस तरह की कई योजनाएं शुरू की। जैसे एक आपने योजना का नाम सुना होगा, किसानों को किसान सम्मान निधि योजना, है ना, सुना है ना ये योजना, किसान सम्मान निधि, जिसमें क्या करती है सरकार, 6,000 रुपए साल भर में 6,000 रुपए किसानों के खातों में पहुंचाती है ना, जो खासकर कम आय वाले किसान हैं उनके खातों में ये पहुंचाती 6,000। 3 इंस्टॉलमेंट में जाता है ये 2-2 हजार करके। इससे क्या हुआ, किसानों की आय में इस तरीके से भी वृद्धि हुई। अब सवाल ये उठा कि भाई 60 साल के बाद कई बार ऐसा होता है किसान जो है उनको कोई पेंशन तो मिलती नहीं है, तो पेंशन नहीं मिलती है तो देखिए उसके लिए भी इंतजाम किया सरकार ने, उसको बोलते हैं किसान मान धन योजना। इसमें क्या किया उन्होंने कहा कि भाई आप जो किसान हैं, अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच हैं, इफ द एज इज एनी फार्मर बिटवीन 80 to 40 ईयर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक निश्चित छोटी सी राशि जमा कर सकते हैं हर महीने और उसकी राशि निर्धारित कर दी 55 रुपीज टू 200 रुपीज। कौन सी योजना में, किसान मानधन योजना में, 55 रुपए से 200 के बीच। अब अगर आप वो राशि जमा करेंगे, चाहे जितना भी आप करें, 55 रुपए करें, 60 रुपए करें, 100 रुपए करें, हर महीने 200 रुपए तक कर सकते, उतनी ही राशि क्या करेंगे, सरकार मिलाएगी। तो सरकार का मिलाया हुआ और जो व्यक्ति ने यानी जो फार्मर ने कुल मिलाया, जब उनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो जितना पैसा उनका जमा हुआ हो उसी के अनुपात में उन्हें मिनिमम 3,000 रुपए पेंशन की सुविधा दी गई है। मिनिमम 3,000 रुपीज उनको पेंशन दिया जाएगा। ये एक योजना सरकार ने बनाई और इसे किसान मानधन योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कई ऐसे चेंजेस सरकार अपने लेवल पे करती रही और आपने देखा कि इससे किसानों की स्थिति में सुधार भी हुआ और अभी भी ये प्रोसेस जारी है। अब एक और चीज देखने को मिला कि हमारे देश में जो जमीन का जो हस्तांतरण की प्रक्रिया थी वो बड़ी मुश्किल थी।
तो इस मुश्किल को कम करने के लिए सरकार ने एक एक्ट भी बनाया। इस एक्ट का नाम था द मॉडल लैंड लीज एक्ट 2016। लीज एक्ट यानी जमीन को हस्तांतरित करना है या किसी को लीज पे देना है तो उसमें आसानी होनी चाहिए। आसानी होने से क्या होगा, मान लीजिए स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर अगर राज्य सरकार को यह लगता है कि ये जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है और इस जमीन को किसी अन्य काम के लिए, किसी दूसरे काम के लिए, खेती के अलावा किसी काम के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और उसके लिए अगर किसान तैयार हो जाते हैं तो उस जमीन को हस्तांतरित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई जमीन है और उस लैंड पर किसान जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें किसान, और उसमें सरकार की मदद या किसी प्राइवेट कंपनी की मदद की जरूरत है तो वो लैंड को ट्रांसफर करके लीज पर देके, यहाँ नाम ही है इसका द मॉडल लैंड लीज एक्ट, एक निश्चित समय तक के लिए उस जमीन को लीज पे दे सकते हैं, 50 साल के लिए, 40 साल के लिए, 30 साल के लिए। उससे क्या होगा, उससे अब चूंकि उस जमीन में उत्पादन तो हो ही नहीं रहा ना कृषि का, तो जमीन को अगर लीज पे दे दिया और उस कंपनी ने उसके बदले में किसानों को कुछ आय दे दी, कुछ पैसा दे दिया या कोई अन्य रूप में उनको मदद कर दी, उनको रोजगार दे दिया, तो इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा। तो ये भी पॉलिसीज जो है किसानों की स्थिति में सुधार के लिए लाया गया। तो और उसमें और भी चीजें की गई इसके अंतर्गत कि अगर मान लीजिए कोई जमीन है और वहां पर जो है उत्पादन नहीं हो रहा है, और जैसा कि मैंने कुसुम योजना में आपको बताया था कि आपने कोई सोलर सेट लगाया, वहां पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की और वो एनर्जी आपकी जरूरत से ज्यादा है तो आप उस एनर्जी को क्या करेंगे, बेच देंगे गवर्नमेंट को या निजी संस्थाओं को, और उसके बदले भी किसान जो है कुछ अर्निंग कर सकते। तो ये सारी चीजें जो हैं किसानों की आय को दुगुना करने की जो सरकार की नीति थी, जो कि जिसके तहत 2022 तक सरकार की आय को दुगुना करने की नीति, जो कि मैंने अभी बताया आपको अशोक दावाई कमेटी के रिकमेंडेशन पर आधारित थी, उसके तहत ये सब चीजें सरकार चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में ला रही है। और ये सब चेंजेस हम इस संदर्भ में देख रहे हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम चाहे जो भी बात करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखिए किस तरह से ये इंपैक्ट डाल रहा है ये पॉलिसी। अगर ये पॉलिसी नहीं आई होती तो शायद हो सकता है कि हम वही ट्रेडिशनल तरीके से खेती करना या फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के हिसाब से चल रहे होते और कोई बदलाव इस सेक्टर में नहीं आ पाता। अब देखिए एक और बदलाव आता है, एक और सोच आती है, क्योंकि विदेशी कंपनियां भी भारत में आ चुकी, निजी कंपनियां भी भारत में लगाई जा रही हैं, तो ये ध्यान दिया गया कि क्यों नहीं एग्रीकल्चर के जो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो बेकार चले जाते हैं हर साल, जैसे गन्ने की जो खोई होती है उसको बैगासी कहते हैं, बैगासी है ना, गन्ने की खोई, गन्ने से जो रस निकाल लेते हैं, जो गुड़ बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री, तो गन्ने से जो रस निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता था। राइस हस्क, राइस जो चावल, हम लोग चावल निकाल लेते हैं, धान में से चावल भूसा बचता है ना, वो हमारे देश में बड़ी मतलब बांस जो है, बैम्बू जो है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो अब उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं इन चीजों का उपयोग किया जाए, तो भूसे से बिजली बनाने की नीति बनाई गई। आपकी जो गन्ने की जो खोई है उससे बिजली बनाने की फैक्ट्री लगाई गई और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं इस सेक्टर में आए और इनसे भी, यानी वो खोई जो कभी किसानों के लिए काम की नहीं होती थी, अब उससे भी उनको इनकम होने लगी। वो भूसा, धान का भूसा जो उनके लिए किसी काम का नहीं होता था, उससे भी बिजली बनाई जाने लगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजें जो किसानों के लिए उपयोगी नहीं हो पाती थी उसका निजी क्षेत्रों में या सरकारी क्षेत्रों में उपयोग किया जाने लगा और इस तरह से भी किसानों की आय को बढ़ाया जाने लगा। अब एक कमजोर सेक्टर था हमारा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट जो है भारत से, जैसा कि मैंने कल के क्लास में भी आपको बताया था, एक्सपोर्ट थोड़ा कमजोर था भारत में। उत्पादन तो हम काफी करते थे, कृषि प्रोडक्ट हम काफी उत्पादित करते थे, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट का जो रेशियो था वो बहुत अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर के जो टोटल एक्सपोर्ट हमारे देश से होता था उसका लगभग 10%
40% ही एग्रीकल्चर का हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते थे। और बाद में जब ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, बढ़ा, तो उसके बाद भी इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि तो नहीं हुई, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, तो उसकी तुलना में एग्रीकल्चर सेक्टर का वृद्धि तो ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन है ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक्सपोर्ट जो है बढ़ा, यानी वॉल्यूम बढ़ा, भले ही परसेंटेज में उतना ज्यादा ग्रोथ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जाने लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे देश में जो ज्यादा होते हैं, हमारी जरूरत से ज्यादा हैं, और वो खराब हो जाते हैं, उनको किसानों को कीमत नहीं मिल पाती है। तो अगर उन चीजों को हम निर्यात करने में सफल हो गए तो किसानों को कीमत भी मिलेगी और दूसरा फॉरेन करेंसी भी मिलेगा। तो इस चीज पर ध्यान दिया गया कि हम क्यों ना एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में एक पॉलिसी बनाई गई जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। अब ये जो योजना है ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित है, क्योंकि हमने देखा, भारत ने ये देखा कि देखो अमेरिका जो चीजें प्रोड्यूस करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, अपने टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 25% निर्यात कर देता है। चाइना जो चीजें प्रोड्यूस करता है वो इतना प्रोड्यूस करता है कि उसमें से आधा के, लगभग आधे के बराबर निर्यात कर देता है, 49% निर्यात कर देता है। मतलब चाइना के फार्मर्स और अमेरिका के फार्मर्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट से उनकी भारी आय होती है। तो इसका लाभ जो है भारतीय किसानों को क्यों नहीं मिले कि अगर भारत में भी कुछ हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर सकें और किसानों को इसको लाभ दिला सकें। तो इसके लिए एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 बनाई गई। इस एक्सपोर्ट पॉलिसी में सबसे पहली चीज तो यही रखी गई कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जो हमारी आय है वो कम है। जो उस समय का जो आकलन था वो ये था कि $30 बिलियन 30 बिलियन डॉलर की आय थी। डबल करने की प्लान थी, मतलब $30 बिलियन का जो है उस समय तक आया था। अब इसको तय किया गया इस मतलब 2018 की इस पॉलिसी में कि इसे हमें दुगुना करना है, $60 बिलियन तक ले जाना है अगले 4-5 सालों में। एकदम से नहीं होगा 60 बिलियन, लेकिन $30 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन डॉलर में है ये। तो इसको करने की इस पॉलिसी में जो है रखा गया लक्ष्य और उस पे काम भी शुरू हुआ। काम क्या शुरू हुआ, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि पहले जो हम निर्यात करते थे वो निर्यात करते थे गेहूं का, चावल का, मसालों का, और ये बल्कि ऑब्जेक्ट होते थे, भारी होते थे। तो इसको निर्यात करने में बहुत ज्यादा हमें खर्च भी करना पड़ता था। दूसरी चीज, इसकी कीमत भी हमें बहुत कम मिलती थी। अब ये तय किया गया कि सिर्फ हम यही निर्यात नहीं करेंगे, हाई वैल्यू, जो ऊंची कीमत की जो चीजें हैं, हाई वैल्यू एंड वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हाई वैल्यू यानी जिसमें हमको ज्यादा कीमत मिलेगी वो निर्यात करेंगे, और दूसरा वैल्यू एडेड मतलब उसको हम प्रोसेस्ड करके, अगर थोड़ा प्रोसेस्ड करके हमको ज्यादा कीमत मिल रही है दूसरे देश में तो हम उसे प्रोसेस्ड करके भी उसे बेचेंगे। जैसे फलों का निर्यात करना, सब्जियों का निर्यात करना, मीट का निर्यात करना, अंडों का निर्यात करना, फिशेज का निर्यात, मछलियों का निर्यात करना, ऐसी जिसमें कि ज्यादा कीमत भी मिले और वो ज्यादा बल्कि यानी ज्यादा भारी भी नहीं हो, और अगर मान लीजिए वो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब जल्दी खराब होने वाली चीज है तो उसे हम ऐसे निर्यात करें कि जल्दी उससे हमको पैसा भी मिल जाए। तो ये जो निर्यात की पॉलिसी थी इससे भी इसका उद्देश्य भी यही था कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। इसी तरह से इस पॉलिसी में और भी कई चीजों को रखा गया। अब देखिए ये जो पॉलिसी थी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, इसमें यह भी तय किया गया कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं, ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो उत्पादन के दौरान बहुत खराब हो जाते हैं।
है ना, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं, अब वो खराब हो जाते हैं, उन पे कीड़े लग जाते हैं, तो दूसरे देशों में आप निर्यात करेंगे, वो खरीदेंगे नहीं, उसकी कीमत नहीं देंगे। तो इसको इन्होंने एक पॉलिसी के तहत रखा कि हम इसमें सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी इशू को भी इन्होंने रखा, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी इसी को भी इन्होंने रखा। अब ये आप सोचेंगे कि ये सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी क्या इशू होते हैं, तो फूड सेफ्टी का ध्यान रखना, एनिमल और प्लांट हेल्थ का ध्यान रखते हुए एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना। अमेरिका और कई विकसित देशों में इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई चीज आई कि हम जो भी चीज प्रोड्यूस करेंगे, अब अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके प्रोड्यूस कर रहे हैं और कोई आयातक जो हमारे देश से आयात कर रहा है वो बोलेगा नहीं नहीं इतना फर्टिलाइजर आपने यूज किया, हम नहीं लेंगे सामान। तो इन्होंने, भारत सरकार ने ये तय किया कि जब हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करवाएंगे, किसान प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी इशू को भी ध्यान में रखा जाएगा कि कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किया गया, कितना फर्टिलाइजर यूज किया गया, और जरूरत पड़े तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीजों का अगर विदेशों में ज्यादा डिमांड होगी तो हम वो चीज प्रोड्यूस करेंगे, वो फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, वो वेजिटेबल प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो स्पाइसेस प्रोड्यूस करेंगे जिसकी कीमत हमको ज्यादा मिलेगी। तो ये सब सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत रखा। एक और समस्या इसमें आती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, न तो हमारे पास रखने का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसको हम अच्छी तरह से संभाल सके, और दूसरी चीज ये कि उतना ज्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इस पॉलिसी में यह भी तय किया गया कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो जो हमारे पास जो कच्चा माल है, मान लीजिए आलू है, प्याज है, टोमेटो है, या वेजिटेबल के दूसरी चीजें हैं, या कोई अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो महीने 2 महीने में खराब होने की संभावना है, उनको हम अच्छे हाइजीनिक कंडीशन में उन्हें रखेंगे, और जब जरूरत होगी तब बाजार में निकालेंगे, और अगर जरूरत होगी तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस एक्सपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में, इसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, तो मैंने कल बताया था कि भारत में आजकल बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, जैसे नेस्ले है एक कंपनी, रिलायंस भी ऐसा काम कर रही है, और भी कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाली जो कंपनियां हैं, बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां, ब्रेड बनाने वाली कंपनियां, ये सब काम क्या कर रहे हैं, किसानों से जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फार्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनसे एक पर्टिकुलर क्वालिटी की चीजें उत्पादन करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं, इसके लिए उन्हें सुविधा देते हैं। किसानों को लाभ ये होता है कि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बच जाता है, और जो सामान जो उत्पादित करते हैं वो पहले से तय हो जाता है कि कहां बेचना है। तो देखिए ये भी फायदा हुआ। तो अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इन सब चीजों से एक फायदा ये हुआ कि रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होने लगा। सब्जी खराब होने वाली है, टमाटर जो हमारा ट्रेडिशनल टमाटर था 3 से 4 दिन में तोड़ने के बाद खराब हो जाता था, अभी आप मार्केट में जाइए आपको हाइब्रिड टमाटर मिलेगा, उसको आप रखेंगे, फ्रीज में लाके रखते हैं, महीने भर खराब नहीं होता। कई बार एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा होगा, हाइब्रिड टमाटर वो खराब नहीं होता जल्दी, उसे आप निर्यात भी कर सकते हैं। प्याज हो गया, ऐसे प्याज जो जल्दी खराब नहीं होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही तो संभव हुआ। कॉटन की नई नई किस्म, गेहूं की नई नई किस्म, चावल की नई नई किस्म, ऐसे किस्म के हमने चावल गेहूं बनाए हैं जो कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, ज्यादा प्रोटीन दे सकते हैं, और ये सब सारी चीजें जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से हासिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश जारी है। और एक चीज देखिए आप कि ये सब तो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है इस सब से, लेकिन अल्टीमेटली कि हमारे पास जो इन्वेस्टिंग एग्रीकल्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमने किया। लोकल लेवल इन्वेस्टमेंट, एक और जो चेंज हम इस क्षेत्र में करना चाहते हैं वो है लोकल लेवल पर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? लोकल लेवल पे इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हर जगह भारत के अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की फार्मिंग होती है। कहीं पर फलों का उत्पादन होता है, सेब का उत्पादन होता है, तो किसी जगह पे आम का उत्पादन होता है, तो किसी जगह पे जो है गन्ने का उत्पादन होता है, तो किसी जगह पे जो है मसालों का उत्पादन होता है। अब जो चीज केरला में उत्पादित होता है वो बिहार में नहीं होगा, जो बिहार में उत्पादित होता है हिमाचल में नहीं होता, जो हिमाचल में उत्पादित होता है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होता, या जम्मू कश्मीर में जो उत्पादित होता है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता या बंगाल में नहीं होता। तो कई जगहों पर अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप सरकार नीतियां बनाकर, पॉलिसीज फ्रेम करके उसी के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देना इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 का हिस्सा है। तो यहां पर मैंने तमाम आपको उदाहरण दिए जिसका मकसद हमारा ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए पिछले 15, 20, 25 वर्षों में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो उन सब चीजों को आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने सब्सिडी के क्षेत्र में चेंजेस लाए हैं, किस तरह से सरकार ने लैंड लीज पॉलिसी के क्षेत्र में चेंजेस लाए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक जो है किस तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। आपने ये भी देखा कि सरकार जो है आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं कि भाई केवल आउटपुट सब्सिडी देना यानी कि एमएसपी तय करना, इन सब चीजों से भी बाहर आए और किसानों को ऐसे सेक्टर्स में कि जहां पर उत्पादन कम हो रहा है वहां पर नए तरीकों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया, कि जैसे मैंने कुसुम योजना का जिक्र किया था। तो इस तरह से भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेज आए, जिनमें कल और आज मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो पहले तो हमने ये बताने की कोशिश की कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय बाजार में क्या क्या बदलाव आए। तो उसमें आपने देखा कि हमारे देश में जो लोगों के जो भोजन के तरीके थे, जो कंजम्पशन था, फूड कंजम्पशन का तरीका, वो बदला और उसके कारण बहुत से चेंजेस आए। प्रोडक्शन के तरीके बदले, जो चीजें प्रोड्यूस की जाती थी वो बदली। यहां पर आपको आज की क्लास में आपने देखा कि क्या चैलेंजेस थे, सब्सिडी के कारण क्या चैलेंजेस थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण क्या चैलेंजेस थे, इसके अलावा किसानों की जो स्थिति थी भारत में, चाहे गरीबी के कारण हो या वहां पर जो है इरिगेशन के कारण हो, इन सब के कारण किसानों के सामने क्या चैलेंजेस थे वो भी आपने देखा। फिर इन चैलेंजेस को अल्टीमेटली, इन चैलेंजेस को सामना करते हुए गवर्नमेंट ने किस तरह से नीतियां बनाई और उन नीतियों के माध्यम से किस तरह से किसानों को लाभान्वित किया, बेनिफिटेड किया और उनको एक अच्छे स्तर पर पहुंचाने की कोशिश जारी है, जिससे किसानों की आय को दुगुना किया जा सके। लेकिन एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में रूरल सेक्टर में अभी भी इलिटरेसी, अशिक्षा जो है ये बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि जागरूकता का अभाव है, अवेयरनेस कम पाया जाता है। तो जागरूकता का अभाव, अशिक्षा का पाया जाना, दूसरी जो हमारे यहाँ जो करप्शन भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो पॉलिसीज अल्टीमेटली ऊपरी स्तर पर बनती है वो जमीनी स्तर तक वो पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी ब्यूरोक्रेसी की होती है, तो वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण जितनी पॉलिसीज हम बनाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, चाहे वो लैंड लीज पॉलिसी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, चाहे वो किसी अन्य तरीके से किसानों को बेनिफिट देने की योजना हो, जैसे कुसुम योजना है या मानधन योजना है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये सब योजनाओं को जिस तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए, किसानों तक पहुंचना चाहिए, उतना प्रभावी ढंग से अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। तो जितना हमारा एक्सपेक्टेड है, जितनी तेजी से किसानों की आय बढ़नी चाहिए उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो चेंजेस हमारे देश में हो रहे हैं उन चेंजेस के कारण किसानों की आय लगातार बढ़ रही है, उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, उनका ग्रोथ भी बढ़ रहा है और इस सब का फायदा
स्मॉल फार्मर्स तक भी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो था, जो पॉलिसीज बनती थी उससे ज्यादा फायदा बड़े फार्मर्स को मिलता था, लेकिन अब जिस तरह से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना हो, चाहे वो लैंड लीज पॉलिसी हो, चाहे एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, वो सब इस ढंग से डिजाइन किया जा रहा है कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो भी उसमें भागीदारी कर सकें। तो इससे इंक्लूजन बढ़ेगा, फाइनेंशियल यानी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उनकी स्थिति में सुधार भी होगा। तो ये प्रयास निरंतर जारी है और अगली क्लास में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर सीधा सीधा एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हमारे देश में आए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।